अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि इथोपिया में एक ज्वालामुखी आई है। तो ये ज्वालामुखी होती क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, उसकी बात करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी एक छिद्र को बोलते हैं जिससे भूगर्भ का लावा बाहर निकलता है। लेकिन जो ज्वालामुखीयता होती है, ये ज्वालामुखीयता क्या होती है, पूरी प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखी निर्माण की पूरी प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता बोलते हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में दोनों में अंतर है। ज्वालामुखी केवल छिद्र है जो धरातल पर मौजूद है, जिससे भूगर्भ की ऊष्मा बाहर निकलती है। और ज्वालामुखीयता पूरी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, मैग्मा निर्माण कैसे हुआ है, फिर मैग्मा की ऊपरमुखी गति होती है, मैग्मा की ऊपरमुखी गति होने के पश्चात मैग्मा का उद्गार होता है। और जो ये मैग्मा का उद्गार वाला छिद्र है, ये है ज्वालामुखी। उद्गार होता है, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। उद्गार में फिर जो निकलेगा लावा, गैस या ठोस पदार्थ। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैग्मा के निर्माण की। तो मैग्मा का निर्माण क्यों होता है, आखिर ये तरल पदार्थ में जो अंदर पृथ्वी के भूगर्भ में मौजूद है, इसका निर्माण ही क्यों होता है, किस कारण से ये तरल अवस्था में चला जाता है चट्टाने। तो उसका रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टोपी में पढ़ा था कि पृथ्वी में रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है, गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है। इनके कारण चट्टानें तरल अवस्था में चली जाती हैं। दूसरा, अवशिष्ट ऊष्मा। ये भी इसके बारे में अपन ने पहले टॉपिक में बात की थी कि पृथ्वी के अंदर अवशिष्ट ऊष्मा मौजूद है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। और तापमान में वृद्धि होने के कारण चट्टानें अपनी मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेती हैं। तीसरा कारण, ऊपरी परतों का दबाव। आपको पता होगा कि दाब बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है, प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो इन तीनों के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। अब मैग्मा का निर्माण ऊपरमुखी गति क्यों करता है। मैग्मा का निर्माण हो गया। अब इसकी ऊपरमुखी गति किस कारण से होती है। देखो, अब संवहन धारा वाला सिद्धांत पढ़े थे, उसमें अपन ने बात की थी कि मैग्मा की ऊपरमुखी गति होती है अभिसरण संवहन के द्वारा और अपसरण संवहन के द्वारा मैग्मा की ऊपरमुखी गति होती है। दूसरा, मैग्मा की ऊपरमुखी गति कहाँ पर उद्गार होगा उसका, जहाँ पर कमजोर पृष्ठ होता है, जो भूपृष्ठ पर जो कमजोर पृष्ठ होता है ना, वहाँ पर मैग्मा का उद्गार होता है। एक दूसरा कारण है ऊपरमुखी गति का दबाव मुक्ति। जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी में गैसें मौजूद होती हैं, जलवाष्प मौजूद होती है, तो ये ऊपर की ओर गति करती है। और जहाँ इनको कोई छिद्र या कोई दरार मिल जाती है, उससे ये निकलना शुरू हो जाती है। और फिर उसके साथ साथ मैग्मा का बाहर आना शुरू हो जाता है। मैग्मा का उद्गार होता है, जो ज्वालामुखी है, मैग्मा का उद्गार, ये मैग्मा का उद्गार पृथ्वी का अभ्य कपाट में कहलाती है। अभ्य कपाट है, देखो, जो ज्वालामुखी है ना, पृथ्वी का अभ्य कपाट कहलाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मौजूद है। तो जो अतिरिक्त ऊष्मा और दबाव होता है, वो इन ज्वालामुखी के द्वारा पृथ्वी से बाहर निकलता है। तो इस कारण इनको पृथ्वी का अभ्य कपाट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। तो अपन क्या हो गया, मैग्मा का निर्माण कैसे होता है, मैग्मा की ऊपरमुखी गति कैसी होती है, मैग्मा का उद्गार कैसे होता है, इन तीनों को अपन ने समझ लिया। अब लावा, गैसें और ठोस। जो लावा होता है, जो मैग्मा से जो पदार्थ बाहर निकलता है, लावा, गैस और ठोस, ये तीन चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो गैसों में सबसे ज़्यादा
जलवाष्प बाहर निकलता है। 60 से 90% ज्वालामुखी में जलवाष्प होता है। और बाकी जो दूसरी होती हैं CO2, H2S, SO2, ये कैसे मौजूद होती हैं? UPSC यहाँ से प्रश्न पूछ लेती है। UPSC PT में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी के में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो ध्यान रखना, इसमें सभी जो ऑप्शन होगा सभी गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि अपन कह नहीं सकते ना कि कौन सी गैस किस ज्वालामुखी से बाहर निकली है। तो जो भी ऐसे जेन्युइन पर्सन होते हैं उनमें ध्यान रखना, जिनके उत्तर देना पॉसिबल नहीं है कि हाँ ये मौजूद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो उनमें हमेशा उसको सही करके आना। जैसे अब की बार 2025 में PT 2025 में एक पर्सन आया था कि प्लास्टिक किस किस पदार्थ में मौजूद होता है, तो उसमें उसका उत्तर आएगा सभी में। उसमें एक ऑप्शन था सिगरेट में प्लास्टिक होता है, खाद्य पदार्थों में। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की थी, वो बोल रहे थे कि हमने इस ऑप्शन को गलत करके आ गया कि सिगरेट में प्लास्टिक नहीं होती। तो ओबियसली ये गलती है उनकी, क्योंकि यार ठीक है उन्होंने देखा है कि सिगरेट में प्लास्टिक नहीं होती। कोई यदि आगे जाके कोई बंदा बना दिया ऐसी सिगरेट जो प्लास्टिक की बनी होती है, तो UPSC का ये पर्सन तो गलत हो जाएगा ना। इस कारण ऐसे जो भी जेन्युइन पर्सन होते हैं ना, उनमें सभी वाला उत्तर सही करके आना है, ध्यान रखना। अब गैस से बाहर निकल गई, गैसों में सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं इनको पायरोक्लास्ट बोलते हैं। जब ये पायरोक्लास्ट हवा में होता है, ज्वालामुखी से फेंक देने के बाद जब हवा में होता है ना, तो इसको ट्रेफा बोलते हैं। जैसे ज्वालामुखी राख कौन सी होती है? जो 2 mm छोटा, जो ट्रेफा 2 mm से छोटा होता है उनको ज्वालामुखी राख बोलते हैं। 2 mm से बड़ा और 64 mm से जो छोटा है, ऐसे पदार्थों को लेपिली बोलते हैं। और जो पदार्थ 64 mm से भी बड़ा है उनको बॉम्ब अथवा ब्लॉक बोलते हैं। तो ठोस पदार्थों में पायरोक्लास्ट होता है। पायरोक्लास्ट जब हवा में जाता है और हवा में पदार्थ बनता है वो ट्रेफा बोलते हैं। ट्रेफा यदि 2 mm से छोटा हो तो उसको ज्वालामुखी राख बोलेंगे। 2 mm से बड़ा और 64 mm से छोटा उसको लेपिली बोलेंगे। और 64 mm से भी जो बड़ा है उसको बॉम्ब या ब्लॉक बोलते हैं। अब लावा, गैस की बात होगी, ठोस की बात होगी, और जो तरल पदार्थ होता है लावा। लावा 2 प्रकार का हो सकता है। देखो, या तो उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी या उसमें लोहे की मात्रा अधिक होगी। यदि सिलिका की मात्रा अधिक है तो इस प्रकार के लावा को प्यूमिस बोलते हैं, ध्यान रखना। और यदि लावा में लोहे की मात्रा अधिक है तो उसको स्कोरिया बोलते हैं। अभी ज्वालामुखी के प्रकार में समझेंगे। सिलिका वाला लावा अम्लीय होता है और जो लोहा और मैग्नीशियम वाला लावा होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। UPSC से यहाँ से प्रश्न आता है। तो ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं आप। ज्वालामुखी के प्रकार, पहला प्रकार लावा की प्रकृति के आधार पर। लावा की प्रकृति किस प्रकार की है? अम्लीय है या क्षारीय? इसके आधार पर ज्वालामुखी को बांटा जाता है, अम्लीय या क्षारीय। दूसरा, उद्गार किस प्रकार का है? उद्गार की प्रकृति, ज्वालामुखी जो विस्फोट हो रहा है वो किस प्रकार का है? दरार से निकल रहा है, दरारी उद्गार। यदि वह एक शंकु के माध्यम से निकल रहा है, एक नलिका के माध्यम से निकल रहा है जो विस्फोट के थ्रू निकलता है, उसको केंद्रीय उद्गार बोलते हैं। और जो अंतरा प्लेट के, मतलब ना तो वो दरारी है और केंद्रीय है, वो सीधा एक प्लेट है, तो एक चट्टान है, चट्टान के अंदर से फूट के निकलता है, उसको बोलते हैं अंतरा प्लेट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपना दक्कन का पठार इसी के कारण निर्माण हुआ था। और एक होती है पंख ज्वालामुखी। पंख ज्वालामुखी से किस प्रश्न पूछ लिया गया है? शायद मैंने ये प्रश्न देखा था, मैंने PT में देखा था या किसी टेस्ट सीरीज में देखा था, ये याद नहीं है, लेकिन 1-2 साल पहले मैंने ये प्रश्न देखा था, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरा प्रकार हो सकता है उद्गार की अवधि। कुछ ज्वालामुखी होती हैं जो अब भी प्रस्फुटित हो रही हैं और कुछ होती हैं वो सुप्त अवस्था में हो गए। तो या तो सक्रिय होगी ज्वालामुखी या प्रसुप्त होगी, कभी फूटती है कभी नहीं आता।
और या मर्तों की। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है? वो है बेरनदीप, अंडमान एंड निकोबार में। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ लिया गया है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो अब इनकी प्रकृति को एक एक को समझते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको। अम्लीय और क्षारीय, इनकी एक तुलना करते हैं। अम्लीय लावा, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें। दूसरा क्षारीय लावा, इनको एक तुलना के रूप में पढ़ते हैं तो याद हो पाएगा ये। अम्लीय लावा, देखो अम्लीय लावा को फेल्सिक लावा या ग्रेनाइट वाला लावा बोलते हैं। ग्रेनाइट वाला लावा, देखो इसमें अम्लीय जो लावा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा है ना वो अधिक होती है। 63% से ज़्यादा होती है सिलिका की मात्रा इस लावा में। तो सिलिका की मात्रा, सिलिका यानी मिट्टी वगैरह जो है ना, उसकी मात्रा 63% से अधिक होती है। तो सिलिका अधिक है तो इसके कारण इसका रंग हल्का रंग होगा। और अम्लीय लावा होता है, उसका तापमान भी कम होता है। इसका तापमान कम होता है। कितना होता है इसका तापमान? 800 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तापमान कम होता है तो ये बहुत ज़्यादा द्रव अवस्था में नहीं होता है, ये चिपचिपा टाइप का होता है। ये चिपचिपा टाइप होता है। अब चिपचिपा होगा तो इसमें गैसें मौजूद होंगी। कोई भी चिपचिपा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उससे कैसे बाहर निकल जाती हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो चिपचिपा है उसके अंदर कुछ गैसें मौजूद होंगी। तो ध्यान रखना, अम्लीय लावा में गैसें मौजूद होती हैं। चिपचिपा है तो ये विस्फोट करके निकलेगा। पानी होता है वो तो सीधा बह जाता है, लेकिन जो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है वो एकदम से विस्फोट करके निकलेगा। तो ध्यान रखना, इसको केंद्रीय उद्गार के द्वारा निकलता है ये, केंद्रीय उद्गार। देखो अम्लीय लावा बात कर हो गई यहाँ पर, अम्लीय लावा है केंद्रीय उद्गार से निकलता है। केंद्रीय उद्गार, आपने प्लेटोटेक्टोनिक वाले टॉपिक में पढ़ने पढ़ा था कि केंद्रीय उद्गार होता है वो किस प्रकार की प्लेट किनारे पर होता है? वो अभिसारी प्लेट किनारे पर होता है। अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा पर इसका उद्गार होता है। तो केंद्रीय उद्गार हो रहा है तो किसका निर्माण करेगा? ये निर्माण करेगा पर्वत का निर्माण करेगा। तो जो पर्वतों का निर्माण होता है वो अम्लीय लावा के कारण होता है और केंद्रीय उद्गार के कारण होता है। ध्यान रखना। अब इसकी तुलना में क्षारीय लावा देखते हैं तो इसको मैफिक लावा बोलते हैं। मैफिक लावा, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें सिलिका की मात्रा 53% या 45% के आसपास से होती है। सिलिका की मात्रा कम है तो इसका रंग गहरा रंग होगा। और गहरा रंग होने का दूसरा कारण है कि सिलिका की मात्रा कम है तो बची हुई मात्रा किसकी होगी इस लावा में? इस लावा में लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। तो इसके कारण इसका रंग, इन खनिजों का इसका रंग भी गहरा होता है। इसका तापमान, जो क्षारीय लावा होता है इसका तापमान अधिक होता है। इसका तापमान होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। तापमान अधिक होता है तो ये एक काफ़ी द्रव अवस्था में पहुँच जाता है। इस कारण ये दरारी उद्गार से निकलता है क्योंकि ये पतला होता है। अब आपने पढ़ा था, प्लेटोटेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा था और समुद्र सिद्धांत में पढ़ा था कि जो दरारी उद्गार है वो कहाँ से निकलता है? वो अपसारी क्षेत्र से निकलता है, अपसारी किनारा से निकलता है। अपसारी किनारा से निकलता है तो किसका निर्माण करता है अपसारी किनारा? अपसारी किनारा पठार या मैदान का निर्माण करता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्षारीय लावा का। इसका बेसाल्ट, जो अपन दक्कन का ट्रेप है, दक्कन का ये बेसाल्ट से बना हुआ है। और जो ये अम्लीय लावा होता है इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल अम्लीय लावा का रायोलाइट प्रकार का जो लावा होता है, रायोलाइट लावा, ये अम्लीय लावा होता है। ध्यान रखना। तो अपना कौन कौन सा हो गया? अम्लीय लावा हो गया, क्षारीय लावा हो गया, दरारी उद्गार हो गया, केंद्रीय उद्गार हो गया। अब अंतरा प्लेट और पंख ज्वालामुखी देखते हैं। देखो जो अंतरा प्लेट होती है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी को दो नाम इसके आपने सुन रखा होगा,
मेंटल प्लूम और हॉट स्पॉट। देखो हॉट स्पॉट एक तो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी को भी बोलते हैं, और दूसरा इस हॉट स्पॉट आपको पता हो तो इन्वायरमेंट में है, जो जैव विविधता से संबंधित है। अपन जब इन्वायरमेंट करेंगे तब हॉट स्पॉट को समझेंगे। यूपीएससी में पर्सन पूछ लिया गया है, और ये टेस्ट सीरीज का तो फेवरेट टॉपिक रहता है हॉट स्पॉट और कोल्ड स्पॉट। इनके बारे में अपन इन्वायरमेंट वाले टॉपिकों में पढ़ेंगे। देखो भारत का जो दक्कन ट्रेप है ना, दक्कन ट्रेप, ये हॉट स्पॉट के कारण निर्माण हुआ था। जब भारत, ये अपना भारत है, प्यारा सा भारत, जब यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा था, इसके बारे में अपन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। तो जब ये यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा था तो ये हिंद महासागर से होता हुआ गुजर रहा था। मेडागास्कर से हिंद महासागर से होता हुआ गुजर रहा था। हिंद महासागर में एक मेंटल प्लूम पाया जाता है, उसका नाम है रियूनियन मेंटल प्लूम। तो जब इससे गुजर रहा था तो ये अपने दक्कन वाले पठार का निर्माण हुआ है उसके कारण। तो ध्यान रखना दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ है। अब देखो मेंटल प्लूम होता क्या है। पृथ्वी की आंतरिक सतह में मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर। ये एक सीधी नलिका से बाहर निकलता है। जो सीधी नलिका होती है उसको पूंछ बोलते हैं, और जो मैग्मा बाहर निकलता है इसको मेंटल प्लूम बोलते हैं। और ये धरातल से नीचे जाके एकत्रित हो जाता है, उसको शीर्ष बोलते हैं। और ये अपनी स्थलमंडल है, यहाँ से बाहर निकल के आया। इसका एग्जाम्पल है रियूनियन, शायद एक रियूनियन द्वीप भी है ना, उसके बारे में यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है मिलान को लेकर मैपिंग में। ध्यान रखने को ये इम्पोर्टेंट है। अपन बात हो गई अंतरा प्लेट ज्वालामुखी की बात हो गई। अब अपन देखते हैं पंख ज्वालामुखी। जो पंख ज्वालामुखी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंख ज्वालामुखी, देखो पंख ज्वालामुखी को छदम ज्वाला बोलते हैं। ये एक्चुअली में ज्वालामुखी नहीं होती, पर ज्वालामुखी जैसी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लावा बाहर नहीं निकलता, इसमें बाहर निकलती है गर्म जल बाहर निकलता है। जो पृथ्वी के अंदर गर्म जलवाष्प मौजूद है वो गर्म जल के रूप में होकर निकलता है। गैस से बाहर निकलती है, इससे कीचड़ बाहर निकलता है। जब जल खनिजों से मिश्रण कर लेता है तो कीचड़ के रूप में बाहर निकलता है। इसकी ऊंचाई 1 से 2 मीटर भी रहती है, और इसकी ऊंचाई 700 मीटर ऊंची भी होती है। जो मैं पर्सन की बात कर रहा था कि पर्सन आया हुआ है, वो यही है कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी होती है, वो है पंख ज्वालामुखी। इससे जो गैसें बाहर निकलती हैं, गैस बाहर निकलती है वो मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस इससे सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है, 86% बार पंख ज्वालामुखी में मीथेन गैस पाई जाती है। ध्यान रखना। CO2 बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लवण बाहर निकलते हैं इससे। इन लवणों के कारण ये रंग बिरंगा दिखाई देता है। जब लवण होते हैं, अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं, तो रंग बिरंगा दिखाई देती है, इसलिए इसको पेंट पोट भी बोलते हैं, पेंट पोट भी बोलते हैं। देखो सर्वाधिक कहाँ पर प्रस्फुटित होती है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक इसका उद्गार होता है अजरबैजान, कैस्पियन सागर है ना, वहाँ पर इसका सर्वाधिक उद्गार होता है, कैस्पियन सागर। क्या भारत में पाई जाती है? क्या ये पंख प्रकार की ज्वालामुखी भारत में पाई जाती है? हाँ, भारत में पाई जाती है। ये जो भारत में अंडमान निकोबार है ना, उसका ब्रंगटंग क्षेत्र है, वहाँ पर ये पंख ज्वालामुखी पाई जाती है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार के ब्रंगटांग क्षेत्र में। तो अपना ज्वालामुखी में प्रकार में अम्लीय ज्वालामुखी हो गई, क्षारीय ज्वालामुखी हो गई, उद्गारी धारी उद्गार हो गया, केंद्रीय उद्गार हो गया, अपन अंतरा प्लेट पढ़ लिए, पंख ज्वालामुखी पढ़ लिए। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखना, जब जो चीज़ें न्यूज़ में ज्वालामुखी, जैसे इथोपिया की जो भी ज्वालामुखी फूटा है, दूसरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पास में प्रस्फुटित हुआ है, इनके ये न्यूज़ में इनको ध्यान में रखना है। यूपीएससी पीटी से यहाँ से मिलान को लेके प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि और ध्यान रखना ज्वालामुखी वाला टॉपिक इस बार इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है ये पीटी के अंदर? क्योंकि भारत के जो दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है, और अब की बार जो इथोपिया में ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ है ना, वो इसके प्रदूषण में बढ़ाने में सहायक रहा है थोड़ी बहुत हद तक। तो हो सकता है यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को हिट कर लेती है जो करंट में रहते हैं।
अब ज्वालामुखी आकृति की बात करते हैं। ज्वालामुखी आकृति, देखो ज्वालामुखी आकृति जो जहाँ पर मैग्मा, धरातल के अंदर मैग्मा जमा रहता है, जो मैग्मा चैम्बर होता है उसको बोलते हैं बैथोलिक। मैग्मा जिस नली के सहारे ऊपर की ओर ऊपरमुखी गति करता है उसको बोलते हैं डाइक। और मैग्मा स्थलमंडल से नीचे जो अपना भूपर्पटी है इसके नीचे जहाँ एकत्रित हो जाता है इसको बोलते हैं लोकोलित। 3 टर्म ध्यान रखना, और ये मेंस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है ज्वालामुखी आकृति वाला। अब जो मैग्मा धरातल के अंदर ही एक सीधी तरह से फैल जाता है उसको बोलते हैं सील या सीट। देखो सीट की तरह ये फैल गया ना, ये होता है सील या सीट। और दूसरा एक मैग्मा जब फेंकने की तरह आकृति लेता है, अवनति और अपनति होती है, जहाँ पर अवनति और अपनति होती है ना, उस वाली ज्वालामुखी को आकृति को फेकोलित बोलते हैं। देखो याद रखने का तरीका, सीधी लेटा हुआ है सील या सीट, फेंकने के तरीके से है फेकोलित। मैग्मा चेम्बर को बैथोलिक, और ऊपर जो भूपृष्ठ से नीचे एक एकत्रित हो जाता है लेकोलित। मेंटल प्लूम से इसकी तुलना करते हैं। मेंटल प्लूम में इसको शीर्ष बोलते थे, और जो ये सीधी रेखा जहाँ से बाहर निकलता था उसको मेंटल प्लूम पूंछ बोलते थे, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको डाइक बोलते हैं। तो तुलना करके याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन ज्वालामुखी के वितरण की। देखो ज्वालामुखी का वितरण और भूकंप का वितरण दोनों एक साथ समझ लेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अपन अगले वाले टॉपिक में भूकंप के बारे में समझेंगे, और उसके बाद भूकंप का और ज्वालामुखी का वितरण समझेंगे। उससे ये आसानी रहेगी कि आप दोनों को एक जगह ही समझ पाओगे, और यूपीएससी यदि मेंस में पर्सन आएगा तो दोनों को रिलेट करते हुए आएगा और आंसर दोगे तो अच्छे नंबर आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो इसको ज्वालामुखी के वितरण को नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।